स्वागत है आपको एक बार फिर से। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को आप एंजॉय कर रहे हैं आई होप, और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आप जो भी वीडियो लेक्चर्स है वो पूरा देख रहे हैं और उसको एंजॉय भी कर रहे हो। और अभी तक हमने क्या क्या चीज सीखा है, अभी तक हमने आइगन वैल्यूज क्या होती है, आइगन वेक्टर्स क्या होती है, उसको निकालना कैसे है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। हमने ये सारी चीजें सीख ली है, काफी हमने सोल्ड एग्जाम्पल कर चुका हूं मैं। और अब मैं आगे का पार्ट करने वाला हूं, ये है पार्ट 3। पीछे की जो 2 वीडियो है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, आप वहां से देख सकते हैं अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी। ये उसका 3rd पार्ट है। दिस इज द पार्ट 3 ऑफ द प्लेलिस्ट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस पार्ट में हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं जो आपकी है प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। देखो, हमने आइगन वैल्यूज तो किसी मैट्रिक्स की निकाल ली, अब आइगन वैल्यूज निकाली क्यों, आइगन वैल्यूज से मिला क्या, आइगन वैल्यूज से क्या फायदा होता है, अब हमें वो चीज देखनी है। जो आइगन वैल्यूज होती है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, आइगन वैल्यूज की मदद से हम उस मैट्रिक्स के बारे में काफी जानकारी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पता है, इसका मतलब आप उस मैट्रिक्स की काफी इंफॉर्मेशन, आप काफी डिटेल्स आप उसकी निकाल सकते हो। तो वो हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज में। ठीक है, सेकंड चीज हम जो पढ़ने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती है, जिस एग्जाम में भी ये वाला टॉपिक पूछा जाता है वहां पे कैली हैमिल्टन थ्योरम भी पूछी जाती है। कैली हैमिल्टन थ्योरम ये क्या होती है, इसको कैसे प्रूफ करते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज एंड कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो बहुत ही मजा आने वाला है, हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज में हमारे पास 7-8 प्रॉपर्टीज होती है और प्रॉपर्टीज बहुत इजी है कि आपको एक बार देख लोगे हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, सपोज आपके पास एक कोई n बाय n की मैट्रिक्स है, क्योंकि आपको पता है सारा का सारा जो गेम है वो n बाय n मैट्रिक्स का ही है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के ही आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालते हो। तो सपोज आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाय n की, तो आपको पता है उसकी एग्जैक्ट n आइगन वैल्यूज मिलेगी। सपोज की आइगन वैल्यू इस प्रकार है, λ1 λ2 एंड λn। ठीक है, अब आइगन वैल्यू रिपीटेड भी हो सकती है, नॉन रिपीटेड भी हो सकती है। अगर उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्यादा हो जाए तो वो आपकी रिपीटेड आइगन वैल्यूज हो सकती है। बट दोनों ही केस में, कैसा भी केस हो, रिपीटेड आइगन वैल्यूज हो या ना हो, होगी तो उसकी n आइगन वैल्यूज एग्जैक्ट। तो सपोज आपकी आइगन वैल्यूज आ गई है। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब कि जो मेरे को n आइगन वैल्यूज मिली ना उस मैट्रिक्स की, अगर उन आइगन वैल्यूज को मैंने प्लस कर दिया तो मुझे उस मैट्रिक्स का ट्रेस मिल जाता है। λ1 प्लस λ2 प्लस λn इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। अब ये ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए का मतलब होता है कि एक मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट जितने उन सबको ऐड कर दिया जाए तो वो आपका ट्रेस बन जाता है। जैसे कि मान लो एक मेरे पास मैट्रिक्स ए है, 1 3 -1 2, ये एक मैट्रिक्स 2 बाई 2 की है। जो इसका ट्रेस क्या होगा, इसका जो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स है ना उनको ऐड कर दो, तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा आपका 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। ऐसे हम 3 बाई 3 का, 4 बाई 4 का, n बाई n का ट्रेस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। मैं इनके प्रूफ नहीं कर रहा, मैं इनके एप्लीकेशन करूंगा एक मैट्रिक्स पे, ये सारे के सारे चीजें अप्लाई करके दिखाऊंगा मैं। प्रूफ के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ये सारे प्रॉपर्टीज के प्रूफ कहां से आते हैं। ठीक है, तो अभी हमें ये प्रॉपर्टी को समझना है, पहले एक बार उस प्रॉपर्टी को समझ जाओ, उसके बाद हम प्रूफ पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार हम चेक करते हैं क्या ये ऐसा होता है। अभी हमने सपोज हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 2 बाई 2 की। ठीक है, और इसकी आइगन वैल्यूज 2 और 5 है। इसकी आइगन वैल्यूज आप निकाल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, जैसे मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, उसकी जब आइगन वैल्यूज आप निकालोगे उसकी आइगन वैल्यूज 2 और 5 आएगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। अगर मान लो मैं λ1 पहली आइगन वैल्यू प्लस दूसरी आइगन वैल्यू λ2, क्या बनेगा, मुझे 2 + 5 मुझे मिला 7। अब इस मैट्रिक्स का ट्रेस भी देख लो, ट्रेस ऑफ ए कितना आ रहा है, ट्रेस ऑफ ए कितना आएगा 4 5 6 7, ट्रेस भी 7 आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये इस मैट्रिक्स में हो रहा है, आप दुनिया के कोई से भी मैट्रिक्स ले लो, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, उसकी जो आइगन वैल्यूज निकालोगे, उस आइगन वैल्यूज को जब आप ऐड करोगे आपको हमेशा उस मैट्रिक्स का ट्रेस मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 1। अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहती है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ ए। मतलब कि आपके पास जो n आइगन वैल्यूज आई ना n बाय n मैट्रिक्स की, अगर हम सारी आइगन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मिल जाता है। ठीक है, चेक करते उसी मैट्रिक्स में, एक बार हम जाते पीछे। हमारे पास 2 आइगन वैल्यूज आई थी, 2 और 5। सपोज मैं दोनों आइगन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देता हूं। सपोज मैं करता हूं λ1 × λ2,
तो लैम्डा 1 कितना है आपका 2 और लैम्डा 2 कितना है 5, तो कितना आया मेरे को 10। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज आपकी 10 आ गई। अब मुझे चेक करना है इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, तो डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 4 3 12 माइनस 2, दिस इज अगेन 10। तो मतलब कि जो आपकी प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज है वो आपके डिटरमिनेंट के बराबर आ गई, ठीक है। ऐसे हर एक मैट्रिक्स में होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। इफ ए इज एन आइगन वैल्यू, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स विद आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n, तो उसके जो इनवर्स की आइगन वैल्यूज होगी वो आपकी 1 बाय लैम्डा 1 1 बाय लैम्डा 2 एंड 1 बाय लैम्डा n आएगी। ये कह रहा है कि मान लो आपके ए कोई मैट्रिक्स है, उसके आइगन वैल्यूज ये है लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा n, ठीक है, ये उसके आइगन वैल्यूज है ए की। और मान लो ए इन्वर्टिबल है, सारी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल में नहीं होती, अगर इन्वर्टिबल ही नहीं है मैट्रिक्स तो बात ही खत्म। अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो उसके इनवर्स की आइगन वैल्यूज भी मैं निकाल सकता हूं। उसके इनवर्स की आइगन वैल्यू इनकी आइगन वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, जैसे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n आइगन वैल्यूज आई तो 1 बाय लैम्डा 1 1 बाय लैम्डा 2 एंड 1 बाय लैम्डा n उसके इनवर्स की आइगन वैल्यूज आ जाएगी। जैसे कि मान लो उसी एग्जांपल में अगर मैं जाऊं, इसके अंदर अगर मैं इसका इनवर्स निकालूं तो इसका जो इनवर्स क्या होगा, इनवर्स इज इक्वल टू, अगर मैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और एक और तरीका होता है इसका इनवर्स निकालने का, इन दोनों को इंटरचेंज कर लूं, 4 3 माइनस 2 माइनस 1 और उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड कर लूं। डिटरमिनेंट कितना आया था इसका 1/10 आया था, ठीक है। अब जब मैं इसकी आइगन वैल्यूज निकालूंगा ना, तो इसकी आइगन वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो मिलेगी 1/2 एंड 1/5, ठीक है। अब देखो कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर मान लो आपको एग्जाम में एक मैट्रिक्स ए दी जाती है और आपसे ए इनवर्स की आइगन वैल्यू पूछी जाती है, आपसे ए की आइगन वैल्यू नहीं पूछ रहा, वो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं करना आपको एग्जाम में, पहले ए से ए इनवर्स निकालोगे, फिर ए इनवर्स से अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के उसकी आइगन वैल्यूज निकालो, ये करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो ए गिवन है ना उसी की आइगन वैल्यूज निकाल लो। अगर उसकी आइगन वैल्यू 2 और 5 आई है तो ए इनवर्स की जो आइगन वैल्यूज आएगी वो आएगी 1/2 एंड 1/5। सो ये प्रॉपर्टी ये बोलते हैं, सपोज आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स आ गई तो उसके इनवर्स की आइगन वैल्यू अगर वो पूछ रहा है, तो अगर ए इनवर्स निकालने बैठोगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा, फिर उसके आइगन वैल्यूज निकालोगे, आप ए की आइगन वैल्यूज निकाल लो और ये वाली प्रॉपर्टी से आप बता सकते हो उसके इनवर्स की आइगन वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कहती है कि अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा n है, तो ए एम की आइगन वैल्यू, मतलब कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट, ए एम मींस ए को m टाइम्स मैट्रिक्स प्रोडक्ट किया गया है, ए एम की जो आइगन वैल्यूज आएगी लैम्डा 1 m लैम्डा 2 m लैम्डा n m, ठीक है। ये कहता है कि सपोज मान लो एक मेरे पास मैट्रिक्स है, सपोज 3 -1 0 0 1 2 1 3 5, ठीक है। सपोज ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसकी 3 आइगन वैल्यूज आएगी और आपसे एग्जाम में पूछा गया है फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब, ठीक है। अब आप ये नहीं कि आपको ए गिवन है तो पहले ए क्यूब निकालोगे, ए इंटू ए करोगे मैट्रिक्स प्रोडक्ट, फिर ए और करोगे। अगर मान लो आपसे इसकी आइगन वैल्यू पूछ ली जाए कि फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए 30, तो ये नहीं कि ए को आप 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। आपको क्या करना है, आपको ए की आइगन वैल्यूज निकाल लो। आपको पता है ए की आइगन वैल्यूज 3 होगी, सपोज वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 आई, सपोज ए की आइगन वैल्यूज। तो ए क्यूब की जो आइगन वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी आपकी लैम्डा 1 क्यूब लैम्डा 2 क्यूब एंड लैम्डा 3 क्यूब, ये इसकी ए क्यूब की आइगन वैल्यूज मिल जाएगी। और ए 30 की आइगन वैल्यूज क्या होगी, लैम्डा 1 पावर 30 लैम्डा 2 पावर 30 एंड लैम्डा 3 पावर 30। तो ये आपकी आइगन वैल्यूज ए 30 की होगी। तो देख रहे हो कितनी पावरफुल प्रॉपर्टीज है कि आपका कैलकुलेशन कितना इजी हो गया कि आपको ए 30 निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सिर्फ ए की आइगन वैल्यूज निकाली और इस प्रॉपर्टी की मदद से ए 30 की भी आइगन वैल्यूज आपने निकाल दी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। If A is a n by n matrix with the eigenvalues of this, then the eigenvalue of k times A means that is a scalar product. K A की जो eigenvalues होगी वो आपकी k लैम्डा 1 k लैम्डा 2 एंड k लैम्डा n, मतलब बहुत ही ये नेचुरल प्रॉपर्टीज है, याद करने में बहुत इजी है। कि वही चीज है कि अगर मान लो मेरे को ये मैट्रिक्स दी गई है ये, और मुझसे आइगन वैल्यू पूछी गई है, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ सपोज 30A, ओके। 30A मींस 30 को मल्टीप्लाई करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और जो मैट्रिक्स आएगी मुझे उसकी आइगन वैल्यू चाहिए। तो क्या करना है, मुझे सिर्फ इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इसकी आइगन वैल्यू है। तो 30A की आइगन वैल्यू क्या होगी, 30 टाइम्स लैम्डा 1 30 टाइम्स लैम्डा 2 एंड 30 टाइम्स लैम्डा 3, ये इसकी मुझे 30A की आइगन वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ओके।
If A is an n by n matrix with eigenvalues of this, then eigenvalues of A transpose are again lambda 1, lambda 2 and lambda n. मतलब किसी मैट्रिक्स की आइगन और उसके ट्रांसपोज की आइगन दे आर ऑलवेज सेम. अगर आपको A की जो आइगन जो आ रही है ना, तो A ट्रांसपोज की जो आइगन होगी वो आपकी सेम ही होगी. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. If any eigenvalue is 0, then determinant A is 0 and it is singular. देखो ये सिंपल हमने एक प्रॉपर्टी करी थी इससे पहले कि आपकी सपोज A आपकी n by n मैट्रिक्स है और इसकी आइगन वैल्यूज को अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो मुझे इसका डिटरमिनेंट मिल जाएगा. मतलब कि इसकी आइगन वैल्यू सपोज लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 इंटू डॉट 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 लैम्डा n, सारी आइगन वैल्यूज को अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे डिटरमिनेंट ऑफ A मिल जाएगा, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मिल जाएगा. ठीक है, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि सपोज इनमें से A की n आइगन वैल्यूज में कोई भी एक आइगन वैल्यू सपोज 0 हो गई. मान लो सपोज ये वाली आइगन वैल्यू 0 हो गई. अगर इनमें से एक भी आइगन वैल्यू 0 हो जाएगी ना तो इसके प्रोडक्ट को 0 कर देगी. ऑब्वियस बात है, एक भी आइगन वैल्यू 0 होते ही प्रोडक्ट 0 हो जाएगा. इन प्रोडक्ट क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब कि इसका जो डिटरमिनेंट A है वो आपका 0 हो जाएगा. अब किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाता है तो मतलब कि वो मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल नहीं है, वो मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर है. तो ये यही चीज बोल रहा है कि इफ एनी वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 0, कोई भी एक आइगन वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो वो मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर बन जाती है, वो इन्वर्टिबल नहीं हो सकती. और इसको अगर मैं दूसरे वर्ड्स में अगर बात करूं, कन्वर्सली की अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मान लो कि आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है वो आपकी इन्वर्टिबल है. ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो आपका 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगी. अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है. डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा n. इसका मतलब आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 नहीं होगा. आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 नहीं होगा तो उसका मतलब इसमें से कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें से कोई भी आइगन वैल्यू अगर 0 हो गई तो प्रोडक्ट को 0 कर देगी, डिटरमिनेंट को 0 कर देगी. डिटरमिनेंट को 0 कर देने से वो इन्वर्टिबल नहीं रहेगी. तो हमारे पास जो कंक्लूजन मिला वो ये मिला कि हमारे पास अगर कोई n by n की मैट्रिक्स है जो इन्वर्टिबल है, उसकी कभी 0 आइगन वैल्यू नहीं हो सकती. 0 आइगन वैल्यूज होते ही उसका डिटरमिनेंट 0 कर देगा. क्यों? बाय दिस प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट. ठीक है, ये भी बहुत पावरफुल प्रॉपर्टी है. ओके, एक प्रॉपर्टी कहती है कि इफ A हैज रियल एंट्री, सपोज A आपकी मैट्रिक्स है n by n की और उसकी जो एंट्रीज है, जो उसके अंदर जो एंट्रीज लिखी होती है वो आपकी रियल है, मतलब एक रियल मैट्रिक्स है, रियल नंबर के एंट्रीज है उसके अंदर. ठीक है, और सपोज इसकी आइगन वैल्यू जो है ना, अगर मान लो एक आइगन वैल्यू a प्लस आयोटा बी, मान लो एक कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू आ गई a प्लस आयोटा बी, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो भी इसकी आइगन वैल्यू बनेगा. इफ लैम्डा a प्लस आई बी आइगन वैल्यू होगी ना तो a माइनस आई बी भी इसकी आइगन वैल्यू होगी. ठीक है, क्या कह रहा है, a हैज अ रियल एंट्रीज, मतलब बशर्ते a की जो एंट्रीज होगी ना यहाँ पे वो आपके रियल नंबर होने चाहिए. और अगर मान लो a प्लस आयोटा बी नॉट इक्वल टू, जो मतलब प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इज आर आइगन वैल्यू है, देन इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होगा वो भी इसकी आइगन वैल्यू होगी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. फॉर एन अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स द आइगन वैल्यूज आर सिंपली द डायगोनल एलिमेंट्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये वाली प्रॉपर्टी मैंने लेक्चर नंबर 1 में ही बता दी थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जो अपर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें मेन डायगोनल के नीचे वाले 0 हो. जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, एक मैट्रिक्स लेता हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स 1 -1 0 0 2 5 0 0 -6. ठीक है, एक ये 3/3 की मैट्रिक्स है. सबसे पहले इसका मेन डायगोनल चेक करो. मेन डायगोनल क्या है, मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल. दिस इज द मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल. अगर मेन डायगोनल के नीचे वाले उल्टा होता है, नीचे वाले अगर 0 है तो उसको हम अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं, इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है, अगर मेन डायगोनल के ऊपर वाले 0 हो जाए तो वो लोअर ट्रायंगुलर बन जाती है. ठीक है, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल बी ले लेता हूं मैं यहाँ पे. जैसे यहाँ पे लिख लिया 1 2 -1 0 1 3 0 0 एंड 0. ओके, इसके अंदर मेन डायगोनल क्या है, मेन डायगोनल ये है, मेन डायगोनल के ऊपर वाले 0 है तो ये आपकी क्या बन जाएगी, लोअर ट्रायंगुलर. लोअर ट्रायंगुलर.
ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास कोई अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर कोई भी मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होगी ना, दे आर द एलिमेंट्स इन द मेन डायगोनल। मतलब इस मैट्रिक्स जो आइगन वैल्यूज आएगी वो आएगी 1, 2 एंड -6। जब आप वो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे, उसके जब रूट्स निकालोगे, जो आइगन वैल्यूज बनती है वो आइगन वैल्यूज आपको 1, 2, -6 है। तो आपको इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिखते ही उसमें जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स है वही आपकी आइगन वैल्यूज बनती है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ये लोअर ट्रायंगुलर है, इसमें जो आइगन वैल्यूज मिलेगी 1, 2 एंड 3 मिलेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज तो हमने कर ली है, और ये प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में या फिर छोटे शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स दे दी जाए आपको और आपसे पूछा जाए फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ a पावर 50। तो ये नहीं कि आप a50 निकालोगे, आप प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज से आप उसको करोगे। ठीक है, अब मेन चीज आती है हम सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो कैली हैमिल्टन थ्योरम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी स्टेट करने को भी आती है और इसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है वो हम बाद में देखते हैं, इसका हम यूज कहां करते हैं पहले हम वो देखते हैं। देखो, कैली हैमिल्टन थ्योरम की मदद से ना किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना काफी इजी हो जाता है, पहली पॉइंट। किसी मैट्रिक्स की हायर पावर निकालना भी बहुत इजी हो जाता है। मान लो कि आपको ए मैट्रिक्स की a पावर 7 निकालना है, तो a कोई मैट्रिक्स a है, मुझे a पावर 7 निकालना है, तो उसका मतलब मुझे a को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 टाइम्स। दैट इज वेरी लेंथी। विदाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो वी कैन फाइंड a7। कोई इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वेशन को सोल्व करना हो तो भी हम सोल्व कर सकते हैं बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम। अब ये कैली हैमिल्टन थ्योरम होती क्या है हम वो देखते हैं। कैली हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये बोल रहा है कि मान लो कि ए आपकी कोई n बाय n की मैट्रिक्स है, n की एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आपकी n बाय n की है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? क्या होती है आपकी? डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस xi इज इक्वल टू 0। ये हम निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस xi इक्वल टू 0। ठीक है, ये कहता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आई ना, जैसे मान लो किसी का a आपकी 2/2 की मैट्रिक्स है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आ गई x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। ये कहता है एवरी मैट्रिक्स विल सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब कि सेटिस्फाई का मतलब कि अगर इस इक्वेशन में मैं a डाल दूं तो LHS आपका RHS के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। पहली बात है, जब मैं a को जब इसमें डालूंगा एक मैट्रिक इक्वेशन बनेगी। कैसे डालूंगा मैं? x की जगह पे a डालना है तो a² माइनस 2a, x का a डालना है प्लस यहाँ 1 है ना, 1 की जगह मुझे i डालना पड़ेगा, आइडेंटिटी टू मेक इट कंपेटिबल, क्योंकि ये एक स्केलर है, ये एक मैट्रिक्स बन गया तो उसको भी मुझे मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, तो यहाँ मुझे स्केलर बनाना पड़ेगा। तो ये जो मैट्रिक्स का जो सम होगा वो आपकी 0 मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक बार देखते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम ऑन दिस। ठीक है, ये पहला वाला पार्ट के क्वेश्चन है कि जिसके अंदर में कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना होता है। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, जिसमें हम a इनवर्स और उसकी हायर पावर निकालेंगे। ठीक है, तो हमें ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो सबसे पहले, और ये कैली हैमिल्टन थ्योरम स्टेट करने को भी आ सकती है एग्जाम में। ठीक है, तो हमें पता है कैली हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है एवरी मैट्रिक्स विल सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो एक मैट्रिक्स है, सबसे पहले मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूंगा, फिर मैं चेक करूंगा क्या ये मैट्रिक्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, कि कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। और ये होती है क्योंकि दिस इज अ थ्योरम, बट हमें वेरीफाई करके दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है, इसकी मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है। तो मैं शॉर्टकट वाला मेथड बताता हूँ। शॉर्टकट वाला मेथड मैंने सेकेंड वाली वीडियो में मैंने करके दिखाया हुआ है, फर्स्ट या सेकंड में, मैंने प्लेलिस्ट में देख लेना, मैंने वहाँ पे आपको लॉन्ग कट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों से मैंने बताया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालना कैसे है। ठीक है, वो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी इसकी? x² माइनस ट्रेस ऑफ ax प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है। तो उसकी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, x² माइनस ट्रेस ऑफ a कितना हुआ, 4 5 7 माइनस 7x प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा इसका? डिटरमिनेंट में निकालूंगा, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 3 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपकी आ गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब कैली हैमिल्टन थ्योरम को मुझे वेरीफाई करना है, तो मुझे क्या करना होगा, x की जगह मुझे a डालना है LHS में, और देखता हूं मेरे को RHS मतलब 0 मैट्रिक्स मिल रही है कि नहीं मिल रही। ठीक है, तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, मैं LHS a² माइनस 7a
प्लस 10i। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर x की जगह तो a डालना है, जहां पे कांस्टेंट है वहां पे मुझे आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा i से, क्योंकि i से करने से कोई दिक्कत नहीं होगी और ये मैट्रिक्स कंपैटिबल बन जाएगी। अगर यहाँ i से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो क्या होगा, ये एक मैट्रिक्स और ये एक नंबर बन जाएगा, तो नंबर कंपैटिबल बनेगा नहीं, तो उसको मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी आपको कांस्टेंट हो वहाँ आई से मल्टीप्लाई करो और मुझे इसको चेक करना है कि ये क्या आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले मुझे ए स्क्वायर निकालना है। ए मेरा ये है, तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर मेरा होगा आपका 3124 को 3124 को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा 9। तो ये आगे इसको ए स्क्वायर की वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे 11 7 14 एंड 18 माइनस 7 टाइम्स ए, तो 7 टाइम्स 7 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 7 3 21 7 14 28 प्लस 10i मीन्स 10, इधर भी 10 0 एंड 0। ठीक है, अब इसको देखते हैं कितना आ रहा है यहाँ पे। ये 11 और ये कितना होगा, ये 21 माइनस 21 जीरो आ जाएगा यहाँ पे। ये 7 माइनस 7 जीरो हो गया यहाँ पे। 14 माइनस 14 ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पे 18 प्लस ये 28 प्लस 28 माइनस 28 जीरो, तो ये आपकी जीरो मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब जो ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10i आई वो मेरी जीरो आ गई, तो मतलब ये वाली इक्वेशन मेरी वेरीफाई हो गई। तो इट मीन्स दैट हमने वेरीफाई कर लिया कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो जब भी आपको वेरीफाई करने को आता है कैली हैमिल्टन थ्योरम, आपको क्या गिवन होगा, आपको एक मैट्रिक्स दी जाएगी। वो मैट्रिक्स आपकी 2x2 की भी हो सकती है, 3x3 की भी हो सकती है, n/n की कोई सी भी मैट्रिक्स हो सकती है। आपको क्या करना है, मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में 2x2 या 3x3 का पूछा जाता है, अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको उस मैट्रिक्स की लिखनी है पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, चाहे शॉर्टकट मैट्रिक्स से निकालो या लॉन्ग कट मैट्रिक्स से निकालो, दोनों मैंने सिखाए हुए हैं। ठीक है, आपको उस इक्वेशन में उस मैट्रिक्स को पुट कर देना है। ठीक है, जैसे x की जगह a डाल दिया हर जगह पे, और जहां पे कांस्टेंट है वहां पे मुझे i लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स कंपैटिबल बनाने के लिए। LHS जो भी होगी आपकी, उसको जब आप सोल्व करोगे वो आपकी RHS मतलब जीरो मैट्रिक्स बननी चाहिए। इसका मतलब वो आपकी वेरीफाई होगी। अगर आपकी जीरो मैट्रिक्स नहीं बननी, इसका मतलब आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, क्योंकि कैली हैमिल्टन थ्योरम कहती है ये हमेशा होता है। जब भी आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ना, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम से रिलेटेड। ठीक है, अब जैसे ये है, यूज कैली हैमिल्टन थ्योरम टू फाइंड A इनवर्स A4 एंड A5। ठीक है, मुझे कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके ये चीजें निकालनी है। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा आता है ना कि यूज कैली हैमिल्टन थ्योरम, तो आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम के थ्रू निकालनी है। आपको डायरेक्टली निकालोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आएगा वही, बट आपको कैली हैमिल्टन के थ्रू निकालनी है, तो वो थोड़ा इजी भी रह जाता है। और जब अगर लिखा हुआ है तो आपको उसी से ही करना पड़ेगा। ठीक हो, ये मैट्रिक्स 3124 तो वही मैट्रिक्स है 3124, इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो हमने निकाला हुआ था ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करना हूं, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, जो हम पीछे निकाल चुके हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थी जो हमने पीछे निकाली थी। कैली हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है कि ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगी, वो हम पीछे वेरीफाई कर भी चुके हैं। ठीक है, तो आपको यह लिखना है बाय कैलीज हैमिल्टन थ्योरम। हैमिल्टन थ्योरम क्या होगा आपका, ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10i इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एग्जाम में अगर जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, यूज कैली हैमिल्टन थ्योरम टू फाइंड दिस, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको ये वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, वो पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि वेरीफाई करो कैली हैमिल्टन थ्योरम को, तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालकर अलग से LHS को सोल्व कर जीरो के इक्वल मैंने शो किया था वहां, क्योंकि पूछा था। अगर आपको सीधा ये आ रहा है यूज द कैली हैमिल्टन थ्योरम, तो कैली हैमिल्टन थ्योरम में यूज कर सकता हूं डायरेक्टली कि ये रहा भाई इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये रही मैट्रिक्स। कैली हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है कि ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगी, तो मैंने सीधी ये इक्वेशन लिख दी। ठीक है, अब मुझे पहले मैं निकालता हूं, सपोज A इनवर्स निकालता हूं। तो देखो A इनवर्स, ये सारी चीजें निकालना ना बहुत ईजी है और एक ही तरीके से निकलेगी। कैसे निकलेगी, देखो मुझे इस वाली इक्वेशन से A इनवर्स निकालना है। मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ से ना प्री मल्टीप्लाई A इनवर्स से कर देता हूं। A इनवर्स तो एक सिंबल है ना यहाँ पे A इनवर्स, तो यहां पर भी A इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं, इधर भी A इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, तो क्या होगा मेरे पास A इनवर्स, और यहां क्या है आपका A स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10i, इधर मल्टीप्लाई कर दिया A इनवर्स से, तो मुझे इधर भी करना पड़ेगा A इनवर्स और यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स। ठीक है,
दिस इम्प्लाइज, ये क्या होगा, मैं ए इनवर्स ए स्क्वायर बेस से मैं तो पावर ऐड होगी तो कितना होगा यहाँ पे, ए आ जाएगा -7 आई आ जाएगा यहाँ पे प्लस 10 ए इनवर्स इंटू आई के कितना होगा, ए इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाती है, और ए इनवर्स 0 0 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वही करना है। तो यहाँ से मैं अगर ए इनवर्स की वैल्यू निकालूँ तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू, इन सबको मैं उधर ले जाता हूँ, 7i माइनस ए। ठीक है, और ये 10 था, 10 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 1/10। ठीक है, क्या किया मैंने, 7i माइनस ए डिवाइडेड 1/10, ए इनवर्स आ गया। तो अब मुझे ए इनवर्स निकालने के लिए ना मुझे कोई एडजॉइंट या कुछ निकालने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ इसको सोल्व करना है। ए मुझे पता है, आई मुझे पता है, वैल्यू पुट करो आपको मिल जाएगा। तो ए इनवर्स कितना होगा, 1/10 को तो मैंने बाहर इधर कॉमन ले लिया। ठीक है, 7i है तो मतलब यहाँ पे एक मैट्रिक्स आएगी, यहाँ पे 7 7 0 0। ठीक है, माइनस ए आपको गिवन है 3 1 2 4, ए कितना है 3 1 2 एंड 4। ठीक है, और ये आपकी ब्रैकेट क्लोज, तो 1/10 ये हो गया। तो ये कितना मिल गया, 7 4 -1 और -2, ये आपकी -2 हो जाएगी, और ये 3। ठीक है, तो ये आपका इनवर्स आ गया विदाउट कैलकुलेटिंग एडजॉइंट। और ये आपने सीएफ जो कैली हैमिल्टन थ्योरम की जो इक्वेशन थी ना, जो ये आई थी मेरे को, इसी से मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके मैंने ये निकाल दिया। अब देखते हैं मुझे ये A4 A5 ये सारी चीजें कैसे निकालनी है। तो ये भी निकालने बहुत ईजी है, यही इक्वेशन से निकलेगा आपको। तो सबसे पहले मैं ये वाली इक्वेशन को आगे लिख देता हूँ, आगे पेज पे करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास कैली हैमिल्टन थ्योरम से आई थी। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एक A4 निकालना है एंड A5 निकालना है, और आगे की भी पावर निकालनी हो ना तो भी हम निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालना है, जो कैली हैमिल्टन थ्योरम में जो सबसे बड़ी पावर आ रही है ना, ए की स्क्वायर आ रही है, क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स से तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ रही है, तो आप ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7a माइनस 10i। ये मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू तो मुझे ये मिल गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसकी जो हाईएस्ट पावर थी ना उसको हमने बाकी पावर में यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे जैसे निकालना है A4 निकालना है, A5 निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मुझे जैसे A4 निकालना है, तो देखो मैं A4 को ना ब्रेक करूंगा, जो क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर की फॉर्म में मैं ब्रेक करूंगा और ए स्क्वायर की वैल्यूज यहाँ लिखता चला जाऊंगा। जैसे कि यहाँ मुझे A4 निकालना था, तो A4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू मैं ऊपर से डाल सकता हूं यहाँ पे, मतलब कि मुझे A4 निकालना है विदाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मुझे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं करना, मैट्रिक्स की पावर नहीं लेनी, बिना उसके करना है। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम से मुझे ए स्क्वायर मिल गया था, तो अब मैं क्या करूंगा, A4 को ए स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब ए स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से लिख दूंगा, ये कितना होगा मेरा 7a माइनस 10i, और ए स्क्वायर कितना है 7a माइनस 10i। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना होगा 7 7 49 a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 70a माइनस 70a। ठीक है, 7a को इससे कर दिया 70a, और यहां से करूंगा माइनस 70a, ओके, एंड प्लस 100i। ठीक है, अब क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 49a स्क्वायर माइनस 7 7 140a प्लस 100i। ओके, अब यहां पर ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर की वैल्यू फिर दोबारा से यहां पे डाल दो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। 49 ए स्क्वायर कितना है आपका 7a माइनस 10i, माइनस और बाकी का लिख दो यहाँ पे 140a प्लस 100i। ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 49 7 343a माइनस 490i माइनस 140a प्लस 100i। तो ये कितना हो जाएगा 343a माइनस 140 इज इक्वल टू 203a माइनस 390i। क्लियर। तो मेरा अब क्या हुआ, A4 को मैंने इस फॉर्म में, A और I की फॉर्म में लिख दिया। नाउ मुझे A मैट्रिक्स पता है, I मैट्रिक्स पता है, यहाँ पे A मैट्रिक्स लिखूंगा, यहाँ पे I मैट्रिक्स लिखूंगा, उसको जमा करना और मेरे को आंसर मिल जाएगा। मतलब मैंने A4 को निकालने के लिए उसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, मैंने कैली हैमिल्टन थ्योरम के थ्रू कर दिया। ऐसे सपोज मुझे A5 निकालना है, तो मुझे A5 निकालना है, तो मुझे पता है A4 मुझे पता है, ठीक है। तो A5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे A इंटू A4 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो आपका A था, A4 कितना है, A4 आपने यहाँ पे निकाल लिया, यहाँ पे A4 इज 203A
माइनस 390i, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, अंदर कितना हो जाएगा 203a² माइनस 390a। अब ये a² की वैल्यू आपको पता है, a² की वैल्यू आप यहां से डाल दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 203a² इज इक्वल टू 7a, यहां से फ्रॉम 1 7a माइनस 10i माइनस 390a, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 1421a माइनस 2030i माइनस 390a, तो ये कितना हो जाएगा 1031a माइनस 2030i, ठीक है। तो आपको यहाँ पर a मैट्रिक्स लिखनी है, यहाँ पे I मैट्रिक्स लिखनी है, उसको सिंप्लीफाई करना है तो यू विल गेट A5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये यूज कैली हैमिल्टन थ्योरम टू फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय ये। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे हमने ए इनवर्स और हायर पावर तो हमने देख ली कैसे निकालना है, ये एक और क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा कि आपको ना इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ऐसा नहीं है कि आपको A8 माइनस 5 A7 एंड सो ऑन इन सब की मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है, तो उस मैट्रिक्स की पहले A8 निकालोगे, फिर A7 निकालोगे, A6 निकालोगे, उसमें पुट करोगे और फिर आंसर निकालोगे। आपको ऐसा नहीं करना, कैली हैमिल्टन थ्योरम से आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। तो कैसे करना है, सबसे पहले कैली हैमिल्टन थ्योरम तो कहती है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो निकालनी पड़ेगी, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। तो हम शॉर्टकट वाले मेथड से निकालते हैं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो शॉर्टकट वाला मेथड क्या कहता है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी x³ माइनस ट्रेस ऑफ ax² प्लस sx माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, वेयर s क्या होता है, इसके जितने भी प्रिंसिपल माइनर है उसको मुझे ऐड करना है। तो सबसे पहले मुझे ट्रेस निकालना है, तो ट्रेस निकाल लेता हूं यहाँ पे। तो ट्रेस ऑफ a कितना है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन डायगोनल 2 3 4 5, ट्रेस ऑफ a तो 5 आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट ऑफ a भी निकाल लेता हूं, तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है, तो सपोज मैं यहां से एक्सपेंड कर रहा हूं, तो यहाँ पे 2 इधर आएगा, ये गया तो कितना हुआ यहाँ पे 2 माइनस 0 प्लस 1 में मेरा ये गया कितना हुआ 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 तो कितना हुआ यहाँ पे 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 मेरा इसका आ गया डिटरमिनेंट। अब आ गया, अब मुझे निकालना है एस क्या होता है, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल माइनर। तो पहला प्रिंसिपल माइनर निकाल लेता हूँ यहाँ पे M11 कैसे निकलेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो, बचे हुए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दो, कितना यहाँ पे 2 आ गया। M22 निकालना है, M22 मींस सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को हटा दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 इज 3, और थर्ड प्रिंसिपल माइनर क्या होगा M33, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हटा दूं तो क्या मिला मुझे यहाँ पे डिटरमिनेंट 2, और S क्या होगा, S इज द सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल माइनर मींस 2 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, 2 प्लस 3 प्लस 2, तो 3 4 5 6 7, तो S मुझे 7 मिल गया। तो उसको यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, कितना मिलेगा मुझे x³ माइनस ट्रेस कितना आया था 5x², S कितना आया था 7 प्लस 7x माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आया था, डिटरमिनेंट ऑफ a मेरा आया था 3 इज इक्वल टू 0। तो ये तो मेरा आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैली हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो यहाँ पर x की जगह मैं जब a लिखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे इक्वेशन, मुझे मिलेगी a³ माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 3i इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे इक्वेशन मिल गई बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। मुझे प्रूफ करना है ये चीज, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। सो मैंने दोबारा से लिख दिया यहाँ पे, ये चीज की वैल्यू मुझे निकालनी थी, ये पूरी की पूरी इक्वेशन मैंने जिसकी वैल्यू निकालनी थी वो मैंने लिख दी यहाँ पे, ठीक है। और जो मुझे कैली हैमिल्टन थ्योरम से जो मुझे इक्वेशन मिली थी ये वाली, उस इक्वेशन को मैंने लिख दिया यहाँ पे साइड में इधर, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करना है मेरे को देखना है कि इसी के अंदर ना बार बार इस फैक्टर को निकालना है, क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन शॉमन लेकर ये वाला फैक्टर जैसे दिखेगा वहां पे मैं 0 लिखता चला जाऊंगा और इक्वेशन मेरी छोटी होती चली जाएगी। जैसे कि मान लो यहाँ है a8 माइनस 5 8 7 6 5, सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने a5 को सपोज मैंने कॉमन ले लिया, a5 को मैं अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना मिलेगा मेरा a³ माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 3i, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ से a5 को इसलिए कॉमन लिखा क्योंकि ये चीज मेरी दोबारा से वो बन गई a³ माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 3i, तो इसकी जगह पे मैं 0 लिख सकता हूं, ठीक है। बची हुई इक्वेशन क्या थी मेरी यहाँ पे, ये वाली प्लस
ये वाली इक्वेशन मेरी बच गई थी यहाँ से। अब देखो यहाँ से मैं अगर a कॉमन ले लूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर मैं a कॉमन ले लूँ तो यहाँ मिलेगा a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2i, और यहाँ पे प्लस आई तो मैंने यहाँ से इसको नहीं लिया, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमन लिया मैंने, यहाँ तक लिया कॉमन मैंने, ठीक है, ये मिला, ठीक है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं देखूँ तो a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 8, यहाँ पर 7a माइनस 3i है, बट यहाँ पे 3a माइनस 2i है, ठीक है, उसके बराबर तो नहीं है, बट इसको मैं बना सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 7a करके बाकी को बाहर फैक्टर ले जा सकता हूँ। तो सबसे पहले ये चीज तो आपकी जीरो थी, दिस इज योर जीरो है, तो ये इसके बराबर होगा a5 इंटू जीरो मैट्रिक्स, ये तो जीरो मैट्रिक्स होगी, प्लस a, अब मेरे को जो ये फैक्टर था ना यहाँ पे a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर, अच्छा ठीक है, a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर, यहाँ 7a माइनस 3i चाहिए था, बट मेरे पास है 8a माइनस 2i, तो मैं पहले क्या करता हूँ प्लस 7a माइनस 3i, इसको तो लिख दिया, बट यहाँ था कितना 8a, एक a और बचा है मुझे, तो एक a को मैंने इधर लिख दिया, तो यहाँ 8 बन जाएगा, यहाँ माइनस 3i है, यहाँ पे माइनस 2i है, तो यहाँ पे प्लस i कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये माइनस 2i बन जाएगा यहाँ पे, और प्लस i। क्या किया मैंने, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि मेरे को ये वाला फैक्टर ऐसा दिख जाए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका वो तो वैसा वाला फैक्टर बन ही रहा है। तो इस a को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इससे, और इसको मैं इस करके बाहर निकाल दूंगा, तो दिस इज इक्वल टू, ये तो आपका जीरो मैट्रिक्स खत्म हो गया, तो a यहाँ था यहाँ पे, तो ये कितना होगा 1 इंटू दिस a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i, ठीक है, ये तो हो गया, प्लस इस a को मैं अब इसको अलग से फैक्टर करके अलग कर देता हूँ, a तो ये वाला था और ये वाला था आपका a प्लस i, और ये वाले i को मैं ऐसे लिख देता हूँ। इससे फायदा क्या हुआ, मुझे ये वाला फैक्टर मिल गया, इस फैक्टर की जगह मैं जीरो लिख सकता हूँ, मतलब खुद ही मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, वो देखकर पता चल जाएगा कि आपको ऐसा वाली इक्वेशन नहीं दिख रही है तो कुछ प्लस माइनस करके दिखा दो ताकि वो जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो अब ये अगेन ये आपकी जीरो हो गई, a इंटू जीरो प्लस यहाँ पर ये कितना बचा आपका a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस आई, ठीक है, तो ये कितना मिला, ये तो जीरो हो गया, तो आपका a स्क्वायर प्लस a प्लस आई। तो ये बड़ी सी, जितनी बड़ी इक्वेशन थी ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इतनी बड़ी सी इक्वेशन थी, ये बड़ी सी इक्वेशन रिड्यूस हो गई इसमें, ठीक है। अब क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है आपकी a क्यूब से है, ठीक है, तो इसको और रिड्यूस तो मैं कर नहीं सकता। अब मैं क्या करूंगा, a मुझे पता है, मैं a स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा, a कैलकुलेट करूंगा, i तो मुझे पता है, ऐड करके मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो a मैट्रिक्स कितनी थी मेरी, a मैट्रिक्स मेरी ये थी, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, सो a इज इक्वल टू, ठीक है, तो a मैट्रिक्स ये, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से a स्क्वायर निकालना है, तो a इंटू a करके a स्क्वायर करके इधर पुट कर दूंगा, a को मैं इधर पुट कर दूंगा, i को मैं इधर पुट कर दूंगा, और इसका जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसका डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, a स्क्वायर निकालोगे, a तो ये है ही, i को करोगे तो आपको ये वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि कैली हैमिल्टन थ्योरम की एप्लीकेशन और कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है और प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू क्या होते हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट वाला पार्ट 4 के हम इसको डायगोनलाइजेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। अभी तक आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हो, और इस वीडियो को शेयर करो जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।